माननीय पदाधिकारी, उपस्थित अधिकारीगण, प्रबंधक एवं स्वयं शिक्षार्थी बंधु, पिछले वर्ष भी जनवरी में यहाँ पर वर्ग हुआ था, पर सर्दी और कोरोना के कारण से वो 10 दिन का ही हो पाया था। परंतु इस बार कुछ जनवरी का ऐसा इस जनवरी में नहीं हो रहा है। पिछली बार मेरे जिला व्यवस्था का काम था तो अन्य व्यवस्था में शिक्षार्थियों से मिलना होता रहता था। ऐसे शिक्षार्थी से मिलना हुआ उधर जब स्नानागार, वो शिक्षार्थी स्नान कर रहा था, बारिश लगी हुई थी, पानी उतना गर्म नहीं था। मैंने देखा वो स्नान कर रहा है, एक मग्गा पानी का ले रहा है, अपने ऊपर डाल रहा है और कांप रहा है, साथ में कुछ बड़बड़ा रहा है। मैंने नहा भी रहा है, कुछ बड़बड़ा भी रहा है, सर्दी लग रही होगी, ठंड लग रही होगी। मैंने सुना ध्यान से तो पानी का मग्गा डाल रहा है, बड़बड़ाते हुए बोल रहा है, हाय जय चंदा, हाय जय चंदा। मैंने कहा मामला क्या है, जरा पूछे इससे। मैंने कहा इतनी सर्दी लगी क्यों नहा रहे हो? तो 2-3 दिन हो गए, तो नहाना पड़ेगा, पानी भी ठीक से गर्म नहीं है। मैंने कहा बोल क्या रहे आपने, हाय जय चंदा, हाय जय चंदा, इतनी सर्दी लग रही है क्या? मतलब मैं उस जयचंद्र को याद करके गालियां दे रहा हूं उसको, जो देश के साथ गद्दारी नहीं करता तो करके बाद उसको सर नहीं बनाना पड़ता, और सर नहीं बनता तो वर्ग नहीं लगता, और वर्ग नहीं लगते तो हम यहाँ पर नहीं फंसते, यहाँ पर नहीं फंसते तो मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना पड़ता। कहा मैंने कहा ऐसा नहीं है, यदि भारतवर्ष में एक जयचंद्र हुआ तो यहाँ पर रामकृष्ण छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर महाराणा प्रताप भी हुए हैं, यहाँ पर अपनी एकल गीत में राजा पोरस और ऐसे राजा दाहिर, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी भी हुए। दुर्भाग्यवश उन सब जिलों के जो है हमको नाम बताए नहीं थे, उनका जो हमारा इतिहास है वो हमारे सामने नहीं रखा। कल के बौद्धिक वर्ग में हमने भारत के गौरवमयी अतीत यानी दुनिया को विज्ञान, ज्ञान और कला के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा है उसके बारे में हमने विचार किया था। तो आज के बौद्धिक वर्ग में हम वही गौरवशाली अतीत के अगले भाग को, यानी दुनिया में हमारा जो एक संघर्ष रहा है युद्ध के क्षेत्र में, अनेक ऐसे जो योगदान भारत के हुए हैं उसके बारे में विचार करेंगे। 1793 में एक ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी की मीटिंग होती है, और वो मीटिंग होती है भारतीय इतिहास को झुठलाने के लिए और एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए। उस मीटिंग में वो ये स्थापित करते हैं कि भारत का कोई लंबा इतिहास नहीं रहा है। भारत का इतिहास उन्होंने अलेक्जेंडर के समय से माना, और इस कारण से मैक्स मूलर हुए, जिनका अक्सर नाम सुनते हैं बौद्धिकों में, बैठकों में, जिन्होंने भारतीय इतिहास को, भारतीय शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने परोसा। वो एक अपनी पत्नी को पत्र लिखता है, और उस पत्र में वो लिखता है कि ब्रिटिश यानी विदेशी आक्रमणों से पहले भारतवर्ष और भारत के लोग बड़े असभ्य थे, अज्ञानी और अशिक्षित थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। ऐसा मैक्स मूलर अपनी पत्नी को एक पत्र लिख करके बताता है। अब ये जो मिथ उनके द्वारा घड़ा गया, इसको यदि झुठलाना है तो मुझे लगता है पूरा बौद्धिक वर्ग सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक उदाहरण पर्याप्त है, वो है कि आज का विज्ञान भी, पुरातत्व विभाग भी महाभारत, रामायण,
काल से लेकर के शंकराचार्य जी के जन्म तिथि, बुद्ध के निर्वाण और सारे जो ऐसे वेद, दुनिया का जो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है उसके अंदर, और ऐसे गीता, ऐसे जितने भी शास्त्र हुए उनके साक्ष्यों को हम ध्यान में रखते हैं तो उनका एक जो मिथ्य उन्होंने, वो चाहे पाश्चात्य जगत के तथाकथित विद्वान थे, चाहे वो साम्यवादी विद्वान थे, जो वास्तविक इतिहास किसी भी प्रकार का हम सबके सामने नहीं रखना चाहते थे, वहीं पर वो ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि 5000 वर्ष का इतिहास तो आज का पूरा विश्व मानता है, विज्ञान भी मानता है, पुरातत्व भी मानता है। उसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं। कल के बौद्धिक वर्ग में एक विज्ञान ज्ञान का ज्यादा विषय था, तो बंधु विज्ञान के लिए सिद्ध करना पड़ता है। कोई विज्ञान की बात आती है, साइंस की बात आती है, तो उसको शर्म के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है, कोई फॉर्मूला लगा करके। परंतु इतिहास को सिद्ध करना, इतिहास को बताना, तो उसके लिए कुछ साक्ष्य रखने पड़ते हैं, उसके लिए सबूत सामने रखने पड़ते हैं। ऐसे कुछ साक्ष्य, 2-4 उदाहरण देकर के मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। यदि वास्तव में जो इतिहास हमारे सामने रखा गया, यदि भारत का इतिहास ऐसा रहा होता कि हम तो हमेशा निर्बल रहे, हम तो हमेशा दुर्बल रहे, कमजोर रहे, हमने तो हमेशा मार खाई है, हम हमेशा गुलाम रहे हैं, पराधीन रहे हैं, तो वास्तव में या तो भारत का इतिहास, भारत ऐसा नहीं होता जो आजकल हम देख रहे हैं, या भारत होता ही नहीं। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं रोम, मिस्र, यूनान मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी दुनिया में भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इतने विदेशी आक्रमण हुए, लूटपाट की दृष्टि से हुए, सांस्कृतिक आक्रमण हुए, परंतु भारत फिर भी टिका रहा, अड़ा रहा, आगे बढ़ता रहा। वो हस्तियां क्या थी? वो थी, हमारा जो ये इतिहास है वो पराजय का नहीं है, वो पराभव का नहीं है। भारत का इतिहास राष्ट्रीय स्वाभिमान का है, राष्ट्रीय स्वाधीनता का है और सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। हमने कभी भी किसी प्रकार से गुलामी को स्वीकार नहीं किया, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। हम हमेशा प्रतिकार करते रहे, प्रतिरोध करते रहे, और इसलिए अपने इस लंबे दीर्घकालीन कालखंड को अपने को यदि समझना है तो उसके लिए इसको 3 भागों में हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ईसा पूर्व 326 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम 712 तक ये जो आक्रमण देश के ऊपर हुए, उसमें ग्रीक थे, हुण थे, शक थे, यवन थे, कुषाण थे। दूसरा 712 से लेकर 1757 तक, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ हमने प्रतिरोध किया। उसमें हम हारे भी, जीते भी, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उसमें हम लगातार बलिदान करते रहे। तीसरा 1757 से लेकर 1947 तक अपना यह लगातार सतत संघर्ष का इतिहास अपना रहा है। यदि हम प्रथम भाग की चर्चा करते हैं तो ईसा पूर्व 326 में एक दुनिया को जीतने का ख्याल लेकर के बताते, 20 वर्ष की आयु में दुनिया का शासक बना था। इसी कारण से भारत को भी जीतने की लालसा रखते हुए हिंदू कुश पर्वत के आगे से जो वर्तमान का अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, उधर उस दिशा से आकर के भारत को फतेह करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब वो कितना ग्रेट था उसके ऊपर हम विचार करें। इसको सिकंदर महान कहा जाता है। उस रास्ते से आगे होकर के जो हमने कल गीत में सुना, झेलम नदी के पास पहुंचा। रास्ते में उसने कई विजय प्राप्त की होगी, कई देश उसने जीते होंगे, उसी इच्छा से वहां पर वो पहुंचता है। तो ऐसा बताते हैं, झेलम नदी से आगे उसकी सेना नहीं बढ़ पा रही थी जब उन्होंने नाम सुना राजा पोरस का।
वो इतने थर्राए थे, इतने डरे हुए थे, कई दिनों तक उस झेलम नदी के पास बैठे रहे। राजा पोरस के साथ युद्ध होता है और बताते हैं पूरी सेना हार गई थी। सिकंदर को जहरीला बाण लगा था, वापिस अपने देश नहीं पहुंच पाया था, रास्ते में ही घायल हो गया और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। परंतु इतिहास में हमारे को बताया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जो जीता वो सिकंदर जीता तो पोरस था, परंतु कहावत क्या बना दी, सिकंदर महान। कितना महान था, जो झेलम नदी को भी पार नहीं कर पाया, रास्ते में ही किसी मौत हो गई। उसका एक सेनापति था सेल्यूकस। 20 वर्षों बाद वो इसी ख्याल को लेकर भारत को फिर से लूटने आए। ये जो शुरू के जो 326 से 712 के जो आक्रमण हुए हैं, ये विशेष रूप से भारत को लूटपाट की स्थिति हुई, क्योंकि जो बताते हैं भारत गरीब था, उनके लिए बहुत बड़ा सूत है कि जिनके घर की तिजोरियां खाली होती है वहां कोई लूटने नहीं आता है। तो भारत कितना वैभव संपन्न देश था, हम इस बात से उसका विचार कर सकते हैं। वो सेल्यूकस आता है 20 वर्ष बाद, और उसका मुकाबला उस समय होता है चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी से। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी से होता है और वो भी पराजित होता है। हम गीत गाते हैं, एक यूनानी लेने आया हिंदुस्तान, लेना क्या था दे गया अपनी बेटी और बेचारी जान। यानी उसको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जो जीते हुए क्षेत्र है वो भी देने पड़े, साथ में अपनी बेटी हेलन को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करनी पड़ी, और साथ में दहेज में कुछ और भी देना पड़ा। उस समय का दार्शनिक और बहुत बड़ा जो अर्थशास्त्री था अरस्तु, उसको दहेज में चाणक्य ने लिया। ये सेल्यूकस अपनी तो जान बचा करके भागा था, इसलिए उसके बाद हम विचार करते हैं। तो अभी कविता में हमने उज्जैन की जो परंपरा की बात की, सम्राट विक्रमादित्य, शकों का उनके साथ मुकाबला होता है, पराजित तो होते हैं, और राजा विक्रमादित्य के द्वारा नए संवत की स्थापना होती है। और कोई राजा जब नया संवत शुरू करता, प्रारंभ करता, तो ऐसे नहीं कर सकता है। उस राज्य में इतनी समृद्धशाली वैभव संपन्नता चाहिए, तो हम विचार कर सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य का कितना विराट साम्राज्य था, कितना वैभवशाली साम्राज्य उनका रहा होगा। शकों को उन्होंने पराजित किया। उसके बाद हुनों का मुकाबला स्कंदगुप्त और यशोधर्मा के साथ होता है। ऐसे जब कुषाण आते हैं तो कनिष्क भारतीय बनकर के शिव पार्वती और कार्तिक की पूजा करते, मुल्तान में मंदिर बनाते हैं। यानी जितने भी ग्रीक हुन शक यवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नद के तीर पर, पता नहीं कहां गए अतीत में समान गए, काल के प्रवाह में निज को वो मिटा गए। यानी हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान थी, ये जितने भी ग्रीक हुन शक यवन भारतवर्ष में लूटपाट की दृष्टि से आए, या तो उनको मारा गया या खदेड़ा गया, या अपनी भारतीय संस्कृति में हमने उनको आत्मसात कर दिया। इसी कारण से आज भारतवर्ष में इस प्रकार की जाति नहीं दिखती है, वो अपनी संस्कृति में ही विलीन होगी, आत्मसात होगी। इसके पश्चात दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई का एक उदाहरण वर्णन जो सबसे बड़ा मिलता है, वो मिलता है 100 वर्षों की लड़ाई का मात्र, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई। परंतु भारतवर्ष का ये जो 326 से 712 और 712 से लेकर यदि हम 1757 तक का ही विचार करें, तो लगभग 1000 वर्ष के संघर्ष का कहीं पर ठीक प्रकार से वर्णन नहीं मिलता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण भारत के ऊपर होता है, और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है
तो उसका जो मुकाबला होता है उस समय जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनके साथ होता है। और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से जब पराजय होने उसकी लगती है तो राजा दाहिर की पत्नी को अपनी धर्म बहन बनाता है षड्यंत्र पूर्वक तरीके से। और लंबे संघर्ष के बाद राजा दाहिर की तो पराजय होती है, परंतु उनकी बेटी सूर्या और परिमल उनका बदला लेने के लिए जाती है। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है अपने उमर खलीफा के लिए इन दोनों बेटियों को भेंट करता है कि खलीफा खुश हो जाएगा। उन बेटियों को जब खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बेटियां बोलती हैं, दोनों वीरांगना कहती है कि इन मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक हमारा शील भंग किया है और हमको एक प्रकार से जूठन को आपके सामने पेश कर रहा है। इससे खलीफा गुस्सा हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को कई जगह चमड़े की खाल के अंदर का वर्णन आता है, कई जगह हवा जिसके अंदर प्रवेश न कर सके ऐसे संदूक का वर्णन आता है, उसके अंदर बंद करके उसकी सांसें चली जाती है मोहम्मद बिन कासिम। यानी राजा दाहिर की बेटियों के द्वारा इस प्रकार का बलिदान दे करके अपना प्रतिशोध किया जाता है। उसके पश्चात 712 के बाद 1001 में एक मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, हमने नाम सुना होगा, उसके आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर। मोहम्मद गजनी का सोमनाथ मंदिर के ऊपर ऐसा 10 जनवरी 1026 को जो लूटपाट की दृष्टि से आक्रमण हुआ था। तो लूटपाट के लिए वर्णन आता है, परंतु इस बात की कहीं पर चर्चा नहीं होती है कि 50,000 उस समय हिंदू भाई बहनों का वहां पर बलिदान हुआ था, जो सोमनाथ मंदिर में अपना माथा टेक करके रगड़ करके उसकी सेना से लड़ाई करने जाते थे। उसकी सेना को वहां से भगा दिया, अपनी जान जैसे कैसे बचा करके उसी रास्ते से वापिस गजनी अपने देश लौटता है। रास्ता पर वापसी का मालूम नहीं होता है तो किसी गांव वाले को पूछ करके आगे की ओर बढ़ता है, और गांव वाला भी कितना देशभक्त होता है, 3 दिन तक उनको रास्ते से भटकाता रहता है। फिर गजनी किसी सैनिक को भेज करके उसको बुलाता है कि तू हमें सही दिशा में तो ले जा रहा है, सही रास्ते में तो ले जा रहा है। फिर वो बोलता है मेरा प्रण पूरा हो गया, मुझे 3 दिन तक तुम्हारे को उस रास्ते से ले जाना था जहां पर केवल और केवल रेगिस्तान, जहां पानी की बूंद तक नहीं थी। आधी से ज्यादा सेना पानी के प्यास के कारण मर गई। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके अपने देश पहुंचे। ऐसा मोहम्मद गजनी, और भारतवर्ष में गजनी की नाम से मूवी बनाई जाती है। हमारे नौजवान गजनी कट लगाते हैं, और गजनी कैसा था विचार करें। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी का भारतवर्ष पर आक्रमण होता है। और मजेदार बात देखिए, मोहम्मद गोरी वो जिसको बोलते हैं 16 बार जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण जब भारतवर्ष में उसका हुआ था तो बड़े अचंभे की बात है, या एक हमारे विचार करने की बात है कि पहली जो हार है मोहम्मद गौरी की, उस समय चालुक्य जो वंश था उसकी साम्राज्य राजमाता नायकी देवी को परास्त हुआ था, हारा था। मोहम्मद गौरी की पहली हार एक राजमाता यानी एक वीरांगना के हाथों हुई थी। 1193 के अंदर 91 के अंदर उसका फिर से तराई है, बठिंडा के पास पृथ्वीराज चौहान से पाला पड़ता है। जब पृथ्वीराज चौहान से उसकी लड़ाई होती है तराई में, तब वो जो गीत की पंक्तियां हम गाते हैं, देख लड़ाई मोहम्मद गौरी करने लगा विचार, भारी गलती मैंने की जो आया सोनीवार, हार गया। परंतु पृथ्वीराज चौहान और जो हमारे स्वाभिमान की बात आती है कि हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते, वार नहीं करते, तो उसको जिंदा छोड़ दिया। क्षमा वीर से आभूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है।
1191 1193 में जयचंद्रिका में थोड़ा सा एक घटना बता रहा था। यहाँ से फिर थोड़ा सा जो बाबर बाद हुमायूं अकबर का जो किस्सा शुरू होता है। तो 1193 के अंदर जयचंद्र के साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी पहुंचाया। और 1195 में जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे बहुत बड़े, उनके साथी जो थे चंद्रवर्धन, वो योजनाबद्ध तरीके से गजनी जाते हैं, कहते होते हैं कि ये मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म आंख डाल करके उनकी आंख पकड़ी जाती है। तो कभी चंद्रवर्धन तो बदला लेने के लिए क्या योजना बनाते जो पृथ्वीराज चौहान को शब्द बेची बाण चलाना था। तो ऐसा मजमा लगता है, एक चर्चा शुरू की जाती है कि ये जो हमारे पास राजा कैद है ये बाण चलाता है, ऐसी जगह निशाना लगाता है बिना आंखों के लिए। तो स्वाभाविक है सब देखने ऐसे मजमा जब लगता है तो एक तो निशाना दाएं बाएं लगाते बड़ा कोलाहल मचता है। परंतु जो योजनाबद्ध तरीके से चंद्रवर्धन पहुंचे थे वो सुल्तान कहां बैठा है तो बोलते हैं 4 हाथ 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ताम ऊपर बैठा सुल्तान मत चुको चौहान। पृथ्वीराज चौहान वहां से शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं और वहीं पर उसके देश गजनी में मोहम्मद गोरी की कब्र खोदी की जाती है। ऐसे मोहम्मद गोरी का क्या हश्र हुआ था 1195 में। उसके पश्चात 1195 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। पीछे एक मूवी आई पद्मावत, शायद उसके नाम के ऊपर बड़ी हलचल हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी 1316 में। अब जो मैंने कहा था कि इसके बाद के जो आक्रमण हुए हैं और इससे पहले जो लूटपाट की दृष्टि से हुए हैं, तो ये जो बाद के जो आक्रमणकारी हुए कुछ धीरे धीरे यहाँ पर ये समझ लो कि कब्जा करके कुछ बसने लगे। अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है उस समय चित्तौड़ और वहां के राजा जो है राणा रतन सिंह और उनकी जो पत्नी पद्मावती, और उस इच्छा से उस लालसा से वो राणा रतन सिंह के साथ युद्ध करता है। पर अच्छा संघर्ष होता है, राणा रतन सिंह को संधि के बहाने से कैद किया जाता है। परंतु गौरा और बादल उनके जो पराक्रमी सैनिक थे उनके बलिदान के कारण से राणा रतन सिंह को मुक्त कराया जाता है। परंतु जो बाद का संघर्ष रहा है, ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो कुछ जीता हुआ था वो भी वापिस भूभाग देना पड़ा। और हम याद करते कि दुनिया का सबसे बड़ा सिख जौहर जो 27,000 दे दिया, रानी पद्मिनी सहित जो जौहर हुआ था, तो बताते हैं इसी सदमे के कारण से अलाउद्दीन खिलजी मारा गया था कि रानी पद्मावती की शक्ल तो छोड़िए उसकी छाया तक को छू नहीं पाया था। जो कुछ जीता हुआ था वो भी हाथ से चला गया। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन इतिहास में आता है। और राणा रतन सिंह और उनके साथ ऐसे 27,000 देवियों का जो जौहर, ऐसे बलिदान की परंपरा हमारी आगे बढ़ती रही है। अब मैंने बताया था कि यहां से आगे का जो इतिहास हमारा रहता है, वो जो इतिहास में हमने भी पढ़ा है कि कई बार हम विचार करते हैं। एक बार राम मंदिर के ऊपर जब डिबेट चल रही थी, फैसला आना था, तो उसमें डिबेट करने के बंधु आए, वो अपना तर्क दे रहे थे एंकर के साथ कि मेरी छोटी सी बेटी है 9 वर्ष की, वो मेरे से प्रश्न पूछती है घर में, पापा हम हमेशा गुलाम रहे क्या, हम मार खाते रहे क्या, हमारे देश पर हमेशा इन मुगलों ने अंग्रेजों ने ही राज किया क्या। मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि हमारे को, मैंने आप सबने वही पढ़ा, बाबर बाद हुमायूं
अकबर जहां गिरफ्तारी औरंगजेब बैठा तख्त पर, शाहजहां की मौत है। उससे आगे हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमारे को पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है, बताया नहीं। बाबर का आक्रमण, उसका प्रतिशोध, बाबर के पश्चात अकबर। हमको याद करना पड़ेगा हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 का। 12 वर्षों तक अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष किया। अकबर की सेनाएं बाल भी बांका नहीं कर पाई, कहीं हद तक भी आगे नहीं बढ़ सकी। 1576 का जब युद्ध होता है तो इतिहास में तो कई ऐसा जिसको बताते इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। नतीजा यानी अकबर की सेना कुछ नहीं कर सकी, आगे नहीं बढ़ सकी, तो निश्चित रूप से उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई, महाराणा प्रताप की सेना की विजय हुई। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी को हम देख सकते हैं किस प्रकार के रक्त से सिंचित है, बलिदान की परंपरा हमको निश्चित रूप से वहां पर देखने को मिलती है। औरंगजेब का काल आगे आता है तो उस समय औरंगजेब, मैं मानता हूं जो कुछ अध्ययन किया है, तो औरंगजेब दिल्ली से आगे कहीं नहीं बढ़ा। दिल्ली के आसपास उसकी सल्तनत रही है। कारण उधर दक्षिण में 1630 में माता जीजाबाई के कोख से एक छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए थे, जिन्होंने 1674 में हिंदू विश्व राज्य की स्थापना की। और औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा ठीक प्रकार से जानना हो, समझना हो, तो मैं कहता हूं कि उससे बड़ा कमजोर, निर्बल, दुर्बल कोई व्यक्ति था। दिल्ली में बैठा रहता था, वहीं से अपने मरवाने के लिए सैनिकों को भेजा करता था। इतिहास में कई वर्णन में औरंगजेब ने कभी आमने सामने की लड़ाई की। कभी वो दक्षिण में वीर शिवाजी को पकड़ने के लिए शाहिद खान को भेजता है, मारा जाता है। कभी अफजल खान को भेजते हैं, जो संधि के नाम से जब शिवाजी से मिलता है तो अपनी कटार लेकर के शिवाजी को मारना चाहता है। उससे पहले ही शिवाजी अपने बगनटे से अफजल खान की आंकड़ियों को बाहर निकाल करके उसको मार देते। और इतना ही नहीं, औरंगजेब की टेस्टिंग करने के लिए भी शिवाजी आए थे। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम का विजिटिंग कार्ड के लिए लंका गए थे, वहां कैद रहे कुछ दिनों तक, देखा औरंगजेब के पास क्या है, देखा कुछ नहीं, ये वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसे छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में कई समय तक मराठाओं ने राज किया, औरंगजेब वहां की तरफ देख भी नहीं सका। ऐसे 1699 में बीच में एक दो लड़ाइयों का वर्णन और भी आता है। वो वर्णन पानीपत की 1760-1771 की लड़ाइयों का आता है, जिसमें कि मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली और उसकी सेनाएं हमेशा परास्त होती रही। और एक प्रकार से यदि मराठाओं के साथ और सिखों के साथ इन मुस्लिम काल के आक्रमण का विचार करना हो, समझना हो, तो 1771 की अंतिम लड़ाई, अंतिम जो एक उनकी नादिर शाह के साथ दिल्ली से लौटते वक्त जो सिखों के द्वारा लूटपाट करके उनका वहीं पर समाप्ति की गई थी। मैंने कहा कि औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में शिवाजी महाराज ने घुसने नहीं दिया। और इधर हम विचार करें तो गुरुओं की धरती रही। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर के पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, उन्होंने कहा पहले गुरु को धर्म कबूल करवा। उन्होंने अपना बलिदान दिया था। यानी एक प्रकार से पंजाब, जिसको हम कह सकते हैं गुरुओं की धरती, इधर की ओर भी औरंगजेब कभी देख नहीं सका। 1699 से लेकर के महाराजा रणजीत सिंह तक, महाराजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने 1757 और उसके पश्चात भी अंग्रेजों को इस धरती की तरफ घुसने नहीं दिया था बड़े लंबे समय तक। मैंने बताया औरंगजेब
कभी किसी सैनिक को मरवाने भेजता था, कभी किसी को ऐसे ही यहाँ पर, कभी गुरुओं से लड़ने के लिए पेंडे खान को भेजता था, कभी वजीर खान को भेजता था। ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से उन्ना से हम आगे जाएंगे तो आनंदपुर साहब में से बहुत सारे मुसलमान बंधु वहां पर गए हुए। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के साथ एक संधि प्रस्ताव रखा, कुछ पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर के, यदि गुरु आनंदपुर के दुर्ग को, किले को खाली करते हैं तो हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, वो जहां चाहे जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपने खालसा पंथ की जो स्थापना उन्होंने की थी वो अपना काम कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। विचार करके वो बाद में संधि तोड़ी। हम सभी जानते होंगे चमकौर का युद्ध, थोड़ी दूर पर आगे सरसा नदी है। चमकौर के युद्ध में उस वजीर खान की सेना के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, सिरसा नदी में जब उनका परिवार बिछड़ जाता है, माता गुजरी देवी के साथ छोटे जो दो साहिबजादे 7 साल और 9 साल के जोरावर और फतेह सिंह, वजीर खान के सामने उनको पेश किया जाता है और उनको जबरन एक गुरु गोविंद सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए उनको कहा जाता है कि इस्लाम को कबूल करो। हम जरा विचार करें कि 7 साल का बालक और एक 9 साल का बालक वजीर खान के सामने जब उनको उसके दरबार में पेश किया जाता है, उनका वजीर खान का सेनापति पहले अंदर आता है, अंदर आकर के सबसे पहले अपनी मुंडी नीचे करके झुक करके आता, आदाब करता है, ताकि ये गुरु पुत्र दोनों भी अपना शीश नवा करके वजीर खान को आदाब करें। परंतु सीधे सीना तान करके अंदर आते हैं, कोई आदाब प्रणाम नहीं करते हैं और आंखों में आंखें डाल करके वजीर खान से बात करते हैं और गुरु को अपने दादा गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करवाते हैं। और नतीजा हम जानते ही हैं, इतिहास के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि 7 साल और 9 साल के बालक को अपनी बात मनवाने के लिए, जबरन धर्म इस्लाम कबूल करवाने के लिए जिंदा दीवारों में मुसलमान, जो हम पर भारत और भारतीय हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह करते हैं कि निर्बल थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, मुझे लगता है उनके लिए तुम्हारे 7 साल और 9 साल के छोटे से साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का ही पराक्रम पर्याप्त। जिंदा दीवारों में चिन्हवाए जाते हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार से शादी ब्याह में दूल्हे को सजा करके घोड़ी में बिठा करके भेजा जाता है, ऐसे हमारी परंपरा रही है। जब युद्ध पर हमारे राजा महाराजा जाते थे, ये दोनों चारों साहिबजादे भी जब युद्ध में गए, उनको ठीक प्रकार जैसे उस दूल्हे को सुसज्जित किया जाता है उस प्रकार से भेजे थे। और यदि इन मुस्लिम मुगलों के, जिनको तथाकथित बादशाह शहंशाह कहा जाता था, इनका इतिहास हम विचार करते हैं तो ये जब युद्ध करने जाते थे तो सबसे पहले अपनी 2, 4, 10, 15 जितनी इनकी पत्नियां होती थी उनको काट देते थे, ताकि वापिस आने तक इनको पता था जिंदा नहीं आएंगे, अपनी पत्नियों को कत्लेआम करके युद्ध पर जाते थे। और हमारे शूरवीर दुनिया की तरह सज करके रणभूमि में युद्ध करने जाते थे। ऐसा इतिहास हमारा गुरुपुत्रों का, गुरुओं का रहा है। और उसके पश्चात बंदा बैरागी, जिनका नाम बाद में पड़ा, पहले माधव दास था, नांदेड़ के अंदर जो आश्रम में रहा करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा के कारण से उन्होंने वजीर खान और जिन्होंने दोनों छोटे साहिबजादों को दीवारों में जिंदा चिनवाया था, उनको मार करके बदला। ऐसा इतिहास हमारा 1757 तक का रहा। हम विचार करें, हमारा इतिहास पराभव का है क्या, पराजय का है क्या? 1757 से लेकर 1947 तक ये जो अंग्रेजों का काल रहा, बंगाल की धरती पर आकर के धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव पसारने शुरू किए। हम ये मानते हैं, कई बार इसकी चर्चा करते हैं कि 1947 तक 250-300 वर्षों तक जो अंग्रेजों की
कहा हुआ है। परंतु बंधुओं, हमने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कभी झांसी की रानी, कभी तांते तोते, कभी नानाजी पेशवा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने हमेशा चारों दिशाओं में अंग्रेजों से डट करके सामने नहीं थे। जितने वर्षों तक यहाँ पर रहे, आराम से नहीं रह सकते थे, चैन की सांस नहीं ली थी। पूरे भारतवर्ष को कभी अंग्रेज से गुलाम नहीं कर सके थे, पूरे भारतवर्ष से अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। 1835 में लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, तो 1835 से लेकर 1857 तक एक उद्घोष को लेकर क्रांतिकारियों ने, समाज सुधारकों ने जो समाज के जन जागरण का काम किया था, संस्कृति मिटने नहीं देंगे, स्वाभिमान झुकने नहीं देंगे, तिजोरी लुटने नहीं देंगे, इस भाव के साथ जन जागरण किया था। यही कारण था कि 1857 का जो विद्रोह उड़ाते हैं, हमारे लिए वो स्वतंत्रता समर था, उसमें 4,50,000 18 से 22 वर्षों के बंधु भगिनियों का बलिदान हुआ था। और वो जो 1857 में ही हमको आजादी स्वतंत्रता मिलनी थी, वो इस भाव के साथ केवल आप लगा लीजिए हिसाब किताब, 1835 से 1857 तक कितने वर्ष, केवल उतने ही वर्षों में यदि थोड़ी सी समय पालन या थोड़ी सी अनुशासन हिंसन नहीं हुई होती, तो अंग्रेजों को तो 1857 में भारत को छोड़कर जाना पड़ता था। परंतु फिर भी 1857 से लेकर भी 1947 तक जितने ऐसे हजारों लाखों लोगों के बलिदान हुए, जिनके कारण से उनको भारतवर्ष को छोड़ना पड़ा, उनको भारतवर्ष को 1947 में छोड़ना पड़ा। हम विचार करें कि 1947 से पहले भी हमने कोई बैंड बाजे के स्वागत के साथ अंग्रेजों को बिताई नहीं। हमने किस प्रकार की बिताई अंग्रेजों को भी विचार करें। एक यहाँ अमृतसर जलियांवाला बाग हमारे पड़ोस में ही है, वहां पर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक छोटे सा बालक, उसने अपने हाथ में मिट्टी उठाई थी, हमेशा अपने पास रखता था, कसम खाई थी अपने देश के वासियों पर जिस जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जब तक उसको मार नहीं देता हूं तब तक ये मेरी प्रतिज्ञा चल रहेगी, मिट्टी अपने पास रखूंगा। इंग्लैंड जाकर के जनरल डायर को उसी के ही देश में गोलियों से भून करके मौत के घाट उतारा शहीद उद्धम सिंह। हम बोलते लंदन जाके उद्धम सिंह ने बदला लिया, शस्त्र लिया। एक करजनबाई जो सेल्युलर जेलर हुआ करता था, वहां पर किस प्रकार के अत्याचार करता था, उन्हीं के ही देश के अंदर एक हमारे वीर, उन्होंने उनके ही देश में उसी के ही पार्टी कार्यक्रम के अंदर जाकर के ऐसे करजनबाई को गोलियों से मार दिया था। वीर सावरकर की प्रेरणा के कारण से ऐसे मदन लाल ढींगरा जी को याद करते हैं, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, तो ध्यान आता है कि हमने कभी बलिदान की परंपरा को पीछे नहीं होने दिया, कम नहीं होने दिया। और यही कारण है कि जो हमारे सतत संघर्ष का इतिहास है, हमारे जो सतत संघर्ष बलिदान की जो परंपरा है, आज वो जीवित है। आज भी हमारा कोई भी भारत का हिंदू भी पीछे नहीं हटता, अपना बलिदान दे। जो कुछ किन्हीं गलती को कारण से देश का हिस्सा चला गया था, किन्हीं कारणों से देश के ऊपर थोड़े बहुत अत्याचार हुए थे, आज भी हम उसका बदला लेने में कितने सक्षम है, उसका उदाहरण कभी उसका उदाहरण कभी चीन के साथ आक्रमण का देख लीजिए। दो सैनिकों को मारते हैं तो हम उधर 20 को मारते हैं। वो हमारी यदि 2 इंच जमीन लेते तो हम उसके बदले सैकड़ों हजार हेक्टेयर ऐसी जमीन
यही कारण है जो आज इंग्लैंड के अंदर भारतवंशी आज वहां के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि ये जो बलिदान की जो एक परंपरा रहती है, हम जो बोलते हैं कि वीरता जो रग रग में रहती है हमारे खून में, वो आज भी दिखती है। इसलिए बंधुओं, हमको आज इस बौद्धिक वर्ग में ये विचार करने का मैंने आप सबके सामने एक विषय रखा कि जो हमको ऐसा एक इतिहास बताया गया, पढ़ाया गया, दिखाया गया कि हम तो हमेशा गुलाम रहे, हमने तो हमेशा पराजय का मुंह देखा है, वो झूठा इतिहास है। वास्तव में वो जो इतिहास हमके सामने परोसा गया वो इसलिए परोसा गया कि जो भारत का हिंदू है, भारत का जो वासी है, अपने को हमेशा हीन भावना से देखता है, वो अपने ही नजरों में हीनता रहे, वो उठ ना सके। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ साक्ष्य आप सबके सामने रखने का मैंने प्रयास किया, जिससे हमारे इतिहास की जो ये सतत संघर्ष की गौरव गाथा है, यह हम सबको आने वाले समय, लंबे समय अपने देश के लिए करने के लिए ऐसी प्रेरणा देती रहे। मुझे लगता है आज इस विषय में इतना बोलना आप सबके सामने पर्याप्त।